हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो। और आज आप सबके लिए फिर से एक बार वीडियो नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेके आ गया हूं, बहुत ही ज्यादा मजेदार कंटेंट के साथ, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी बेसिक रिक्वायर है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो थोड़ा जा रहा हूँ, तो वो एक्चुअली उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। वो होता क्या है कि कुछ बच्चे हैं या फिर मेजोरिटी ऑफ बच्चे जिनका अगर बेसिक नहीं क्लियर, तो उनको स्लो पढ़ना ही अच्छा लगेगा। तो हमें उनको भी टारगेट करना, उनको भी समझ में आना चाहिए। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको आता है, थोड़ा मोड़ा लिंकेज है, जो थोड़ी और स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड को कर करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें, आपको वही वाली फीलिंग आएगी कि ऐसा फील होगा कि टीचर फास्ट पढ़ा रहा है, सारी चीजें लिंकेज में, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको चीजें आनी चाहिए। और जो चीजें लगेगी यार फास्ट था, नहीं समझा, तो उसको थोड़ा स्लो करके उस वाले चीजों को देख लो, तो वैसा कर लेना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को बारीकी से ध्यान देना, ये कर लेना। दूसरा, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में मजेदार तरीके से, देखो तुम्हें मजा आएगा जान करके। सिंपल सी बात है, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, सबसे पहला टॉपिक तो सच बोलो आज का होना चाहिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। बट अब ये जो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी वाली जो बात होने वाली है, ये बात एक्चुअल में डिपेंडेंसी वाली बात होती है कि यार तुम्हें वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट पूरा पता है कि नहीं पता। तुम्हें वर्क डन और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी समझेगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। इसलिए वर्क डन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सिखाऊंगा, बहुत ही एकदम, मतलब पहले तो मैं एकदम क्लासिकल लेवल पे सिखा दूंगा, जैसे बॉल फेंका, मास फेंका, ब्लॉक व्लॉक लेकर के मैं सिखा दूंगा वर्क डन फटाफट से, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन ये सिखा दूंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, दूसरा मैं सिखा दूंगा वर्क डन के बारे में कि वर्क डन जो होता है, जैसे काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, बट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में स्टोर होती है, और जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क है मेरा कहीं ना कहीं। भाई वर्क डन बढ़ाने से मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर हम लोग क्वांटम लेवल पे आ जाएंगे। हम लोग को क्वांटम लेवल पे भी, चार्ज के लेवल पे भी हम लोग को, हमें आज देखना है कि चार्ज को डिस्प्लेस किया, वर्क डन किया, तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, सारी बातें करनी है। एक बार ये मैंने सिखा दिया तो बाकी सारी चीजें और ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा हो जाएगी। लास्ट के जो ये वाला जो टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, जैसे अब देखना ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी का होने के बाद यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद तीसरा होने के बाद हम लोग को जो चौथा है, चौथा सिखाने में आसान है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे, नो डाउट। इसका सिंबल वी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यहाँ पर होता है यू। इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे यू, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल में पोटेंशियल को बोलेंगे वी। जो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में जो वी बोलते हैं वही वाला वी देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा और बेटर वे में अपने को डिफ्ट में फॉर्मूला अपने को देखने को मिलेगा। तीसरा जो हमने 11th में कर चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बाद वाला जहां तक है तो मैं पांचवा टॉपिक तक तो कंप्लीट कर दूंगा, हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो बन जाए इसमें। उसके बाद अगर मतलब हुआ, अगर माना तो 1 घंटे के पहले हो गया, टाइम बच गया, तो मैं इसी वीडियो में ट्राई करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वाला मैं खत्म कर दूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद डाइपोल, अगर हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ तो मैं जो छठवां टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डाइपोल, इसमें 3 डेफिनेशन आएंगे। एक बार कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पता लग गया, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये सारी बातें, तो अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वी निकालना होगा। पर किसकी वजह से, किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज रखे हैं, डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, पॉइंट चार्ज है तो कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी बातें, सिर्फ इतना सा बात, बेसिक सी बात ये अपने को जाननी होगी। हो सकता है कि ये छठवा जो हो, ताकि बड़ा टॉपिक होता थोड़ा सा, तो ये पहला डेरिवेशन, दूसरा वाला बड़ा है, पहला और तीसरा एक तरीके से छोटा ही है, आसान है। तो ये अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाला तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो नंबर 4 आपको ये आना ही चाहिए, ये सब आना चाहिए, तभी जाकर के आपको छठा वाला आएगा सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। सर आप वर्क डन में क्या सिखाना चाहते हो? हम लोग तो पढ़ चुके हैं, बातें बताता हूँ यार। देखो तुमने बचपन में क्या पढ़ा है वर्क डन के बारे में? वर्क डन के बारे में, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नो डाउट। वर्क डन का सिंबल क्या है? कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। कैसे पहचान लिया बताता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, फास्ट तरीके से देखेंगे, रिविजन एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, रिकॉल वैल्यू है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम बारीकी से ध्यान दो, बारीकी से इस बात को समझो, तो वर्क डन हमेशा तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा।
ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किसके ऊपर करता है? फोर्स के वजह से। यार ये बताओ, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है फिर डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स होता है? तो बोलेंगे राइट वाला कौन सा है? राइट वाला ये है सर, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज करेक्ट। ये बात पता होनी चाहिए। अगर फोर्स को बढ़ाया तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ाया जा सकता है। देखो अभी मैं ऊपर लेवल से बता रहा हूँ, कोई भी डेप्थ वाली बात नहीं करेंगे, अभी कभी करेंगे, वैसे तो करना ही है, बट मैंने अभी जो बात बोली वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया, एक लिंकेज, भाई दिमाग खुले कि यार वर्क डन है क्या, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अच्छा ये एक बात और बताता हूँ सर, वर्क डन स्केलर क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर, हमेशा याद रखना, वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर बनता है। क्या बनता है? सॉरी, स्केलर होता है, स्केलर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, जिसके पास वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ द वर्क डन, भाई जूल के टर्म में वैल्यू होगी इसके पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कोई बुराई वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब वर्क डन बेसिकली हम लोग को पता है सर कि वर्क डन 3 टाइप का होता है, सीधा सीधा टॉपिक पे आता है। वर्क डन 3 टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव, इसको इधर लिखूं क्या? चलो ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, फटाक से समझते हैं। वर्क डन पॉजिटिव होता है 3 टाइप, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा 0 होता है। बारीकी से मैं एंगल वाली बातें बता दूंगा, बट अभी बारीकी से अगर ध्यान से समझे हैं तो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इस ब्लॉक को तो ध्यान से देखने की कोशिश करे, और इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं फोर्स F लगा दूं, क्या लगा दूं? F लगा दूं, क्या लगा दूं? फोर्स F लगा दिया मैंने फोर्स F लगा दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस केस में F बार एंड S बार का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात हो रही है भाई साहब, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ हो गए, डायरेक्शन जब तक सेम है, डायरेक्शन जब तक सेम है तो वर्क मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, ठीक है। वर्क क्या होने वाला है? पॉजिटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात। डायरेक्शन सेम, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F बार एंड S बार का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम, ठीक है। दूसरे केस में अगर आप ध्यान दोगे, पहला केस हो गया, दूसरा केस देखो ध्यान से। दूसरे केस में ध्यान दोगे तो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि इधर एक रिजिड बॉडी, रिजिड सपोर्ट यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग से लगा दिया। क्या कर दिया? स्प्रिंग से अटैच कर दिया। स्प्रिंग से अटैच करने के बाद अभी फोर्स ये डायरेक्शन में, ध्यान देना, फोर्स यहाँ पर है। आपको फील होगा कि यार ये थोड़ा सा खींचा, बट आप जैसे ही अपने फोर्स को रिमूव किया वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ध्यान समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स ऐसा लगा बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऐसे हुआ। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है भाई साहब, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट, तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू Fs। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। मैंने बताया था कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी के सामने माइनस साइन आ जाए तो वो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती, वो डायरेक्शन को दिखा रही होती है। तो ये जो S बार होता है वो डायरेक्शन को दिखा रहा होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू माइनस में आ गई अभी, माइनस F इंटू एस, तो डेट इज वर्क डन नेगेटिव हो गया मेरा। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात थी, सही कि नहीं यार? एक बात और करते हैं, एक केस और, लास्ट केस में क्या होता है? मान लेते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक मान लेते हैं 50 किलो का है। 50 किलो मतलब 500 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। 50 केजी, 50 केजी का मतलब मास अगर 50 किलो है और ग्रेविटी नीचे लग रही है तो मास mg ना, mg के हिसाब से मास गुणे g की वैल्यू कैलकुलेशन के टाइम पे 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 9.8 है, बट हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे 10 ले लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसे दिखाने के लिए तो ये 50 न्यूटन है। मान लेते हैं एक बच्चा है अभी 2 साल का, 2 नहीं
मान लेते 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा मान लेते कितना होगा, 10 किलो होगा, तो उसके पास 100 न्यूटन होंगे। तो अभी ये 10 किलो का बच्चा, 100 न्यूटन वाला बच्चा, क्या 100 न्यूटन की कोई औकात है 500 न्यूटन के सामने? नहीं है। तो भाई साहब 10 किलो जो है जब इसको खींचेगा तो क्या इसको फोर्स तो लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ इंटू एस, एस 0 है मेरा, तो वर्क डन कितना हो गया? 0 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द जीरो वर्क डन। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज यहाँ पे एफ बार एंड एस बार का डायरेक्शन अपोजिट था तो नेगेटिव होता है, अपोजिट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था। थीटा के हिसाब से मैं नहीं समझाऊंगा, तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। बट हाँ, जब भी एफ और एस सेम होता है तो थीटा कितना बनता है, कैसे बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ। थीटा यहाँ पे बनता है 0 डिग्री जब एफ और एस की डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से cos 0। एक्चुअल में अगर ये फॉर्मूला देखने जाओ तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला नहीं होता, एफ बार डॉट एस बार होता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आता है, क्या आता है, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला यूज किया। तो एक्चुअल में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, पर मैंने बिना इस एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ। भाई साहब क्या होता है सर, भाई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को अगर इधर से खींच दिया मैंने, तो मैं अब तक मैंने, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने तीनों केसेस में मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया, मैंने फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने रस्सी से इधर खींचूंगा, तो अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूँ धीरे धीरे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी भी यहाँ पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मेरा एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट थीटा। अरे बस में ठीक है, अभी वो रिजॉल्व कैसे करते हैं वो सारी बातें मैं नहीं बोलने वाला, बट हाँ ये बात तुम्हें आनी चाहिए बहुत ही आसान तरीके से, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें इसलिए मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। पर यही वो एंगल है, पर अगर मैंने थीटा के एंगल इसको 0 रखा तो ये एफ और एस एक साथ में आ जाएंगे, तो एफ एस एक साथ में आने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, एफ एस एक साथ में आने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है एफ एस। आ रही बात समझ में? मैंने बिना डायरेक्शन बिना वैल्यू बताए भी मैंने सीधे बता दी, अगर मैं cos थीटा के बारे में नहीं बताता तो भी मैंने समझा दिया कि भाई क्यों सेम डायरेक्शन है तो ऐसा ऐसा होता है, बट थीटा 0 होता है इस टाइम पे, डायरेक्शन सेम तो थीटा 0, डायरेक्शन अपोजिट तो थीटा 180, और डायरेक्शन अगर सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो थीटा उस टाइम पे 90 होता है। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई, देख लो यार। अगर अब बारीकी से तुम ध्यान दोगे तो मैंने अभी तक जितना भी समझाया, मैंने वर्क डन के बारे में जो भी बातें बोली वो बड़े लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो सिखाया जाता है उसके अनुसार मैंने ये बात बोलने की कोशिश की, और बहुत ही बेहतरीन से मैंने ये समझाने की कोशिश की, ठीक है। दूसरी बात, अब यही वर्क डन हम लोग को वहां पे देखना है, बट वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कैसा क्या चीजें होती हैं अपने को थोड़ी पता होनी चाहिए, इसलिए उसके बारे में बात करेंगे। इसे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यार, फटाक से। समझा कि नहीं पता, बताओ फटाफट से। ये भी समझा कि नहीं यार? अच्छा यही पे था क्या? हाँ ये एक, अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0, और यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग बात करें, एक बात करते हैं, बारीकी से इस बात को समझते हैं, बारीकी से इस बात को समझो कि एक बॉल मान लेते हैं, इस बॉल को मैंने ऐसे करके फेंका तो बॉल इधर आएगा, फिर वो ऐसे आ जाएगा बॉल। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि सर ये ग्राउंड है मेरा, ये क्या है मेरा, ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे तो बॉल रेस्ट पे है, ये वापस आके ग्राउंड पे गिर गया तो बॉल तो रेस्ट पे आ गया, सही कि नहीं यार? रेस्ट पे आ गया। जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो एनर्जी उसके पास कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मानते हो कि नहीं? अगर इसका मोशन देखा जाए तो इसका मोशन हॉरिजॉन्टल भी हुआ है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई, पॉइंट ए से, मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गई बॉडी, मानते हो कि नहीं? और वर्टिकल भी हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस पे भी चली और वाई पे भी चली, तो दैट इज मोशन इन टू प्लेन, आई थिंक मोशन इन टू डायरेक्शन, दैट इज, ठीक है।
प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से अगर बारीकी से आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पर अपना मोटिव वो सब नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये सारी बातें करने की अपनी मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। अपने को एक बात समझना है, जब बॉडी रेस्ट पे था अभी, अच्छा बॉडी यहाँ पे क्या है, मोशन में है ना, बॉडी बॉडी यहाँ पर क्या है, मोशन में है। तो अगर ध्यान दोगे तो पोटेंशियल से यहाँ पे मोशन में जब बॉडी रहेगी तो मेरे पास एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल से एनर्जी काइनेटिक में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, क्या होती है, और काइनेटिक से एनर्जी पोटेंशियल में क्या होती है, स्टोर होती है। ये बातें याद होनी चाहिए कि सर आप ये कहना चाहते हो कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में गई तो काइनेटिक से पोटेंशियल से एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, पर काइनेटिक जब जाके मोशन में था, चल रहा था, जाके रुक गया, वहां पे बैठ गया, वापस से रेस्ट पे आ गया, तो अब उसके बाद वापस से पोटेंशियल आ गई, तो काइनेटिक स्टोर होता है पोटेंशियल में, ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे भी तो एक वर्कडन हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में वर्कडन फोर्स वेस लगा ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्कडन के इक्वल होती है। वर्कडन स्टोर होता है पोटेंशियल में, देखेंगे कैसे, बताने क्यों चाहता हूँ। वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, F/S। फ्री फॉल कंडीशन याद है, फ्री फॉल वाला, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, इसके बाद सीधा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर ये सब कहाँ से पढ़ाने लग गए इलेक्ट्रोस्टैटिक में, भाई बेसिक अपने को पता होना चाहिए, वर्कडन अपने को आना चाहिए। फ्री फॉल कंडीशन में अगर याद हो तो बॉल यहाँ से ग्राउंड पे लाने के लिए ये हाइट जो होती है वो h होती है, बॉल जब यहाँ से आते आते तो यही HS बन जाता है, और जो फोर्स फोर्स क्या लग रहा होता है, mg नाम का फोर्स लगता है, तो इसका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, F/S, फोर्स क्या लग रहा है, mg, s क्या होता है, h, तो mgs नाम का वर्क डन बन गया। और यही mgs अगर याद हो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला जो होगा वो mgh होता है। तो इस mgh की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम जब वर्क करते हो तो वर्क डन जब खत्म हो जाएगा, देखो याद रखना, वर्क डन होने के बाद वो एनर्जी पोटेंशियल में स्टोर हो जाती है। मतलब कि मैंने एक बाल्टी पानी यहाँ से उठाया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रख दिया, जब तक मैं मोशन में तब तक वो काइनेटिक है, जैसे रेस्ट पे गया, रेस्ट टू रेस्ट पे गया मैं, तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में स्टोर हुई, पर मैंने वर्क डन भी तो किया, तो वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है, वर्क डन पोटेंशियल में स्टोर होता है। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पोटेंशियल में स्टोर होता है, इस बात को याद रखना, वर्क डन पोटेंशियल में स्टोर होता है। सिंपल है, कुछ छोड़ तो नहीं रहना यार मुझसे, ठीक है। मैंने वर्क डन के बारे में ये बता दिया, मैंने बताया कि वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ये मुझे पता होना चाहिए। फ्री फॉल कंडीशन बता दी, ठीक है। काइनेटिक, पोटेंशियल से काइनेटिक कन्वर्जन, काइनेटिक से पोटेंशियल स्टोरेज, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ की जो कहानी है भाई साहब वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। पर अब वक्त आ गया है सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने का। जो हमारा सेकंड टॉपिक है क्या था बताओ, एक्सप्रेशन फॉर, ये वाला एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू। तो यू के लिए हम लोग बात करेंगे यू। अब मेरा जो यू है ध्यान से समझना, बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आइए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू। चलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बना है बॉक्स, ठीक। सिर्फ यही गड़बड़ है एक, इसको मैं इधर से लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू। पोटेंशियल एनर्जी को इस चैप्टर में हम लोग यू बोलेंगे, सिंपल सी बात। अब समझते हैं बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ला 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 ला, ऐसे छोटा सा चार्ज ले लिया, दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉपी वॉपी करने से नाटक अच्छा है अपना, फटाफट से दूसरा ले लो।
मैं इसमें ग्रीन ग्रीन भर देता हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन है मेरा वो चार्ज है, ठीक है, ये बड़ा चार्ज है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाने की कोशिश करी, बाकी और कुछ नहीं, मतलब बाकी और कोई इसके पीछे की थ्योरी नहीं है, और ये छोटा चार्ज है इसलिए छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, चलो मैं अपने खुद से बना लेता हूँ, इनका नाटक होता है फालतू में। देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक मैं डिस्टेंस लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना लूँ क्या यहाँ से, स्ट्रेट लाइन सही रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये सही है, ये काम कर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। लाइन सीधी तो है ना यार इसमें, हाँ सीधा दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू नॉट नाम का चार्ज ले लिया, क्यू नॉट, ठीक है, छोटा चार्ज है इसलिए क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज ले लिया, क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, 11th में बताया था, 11th वाले पार्ट में। अब ये था बड़ा था तो मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, दोनों में पॉजिटिव ले लिया। आप एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी मोटी बातें और करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, बट हाँ अभी के लिए मैं पढ़ाने की कोशिश, मतलब डेरिवेशन का काम कर लेता हूँ। जब ये पॉजिटिव ये वाला इसको धक्का देगा तो ये धक्का यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स कूलम फोर्स बोल सकते हैं। एंड इस डेरिवेशन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भाई साहब जो एफ होगा मेरा, एफ जो होगा वो मेरा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कह सकता हूँ, याद रखना बात वही है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, मेरे को बात समझ में आ गई। मैंने पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है वो मैंने क्यू नॉट पे रखा, और ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया, ओ नाम का पॉइंट ले लिया। दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं कि कहानी के जो निर्देशक है उनका मानना है कि इसको आपको पॉइंट, तो ऐसा मानना है कि इस चार्ज को यहाँ पे लेके आना है पॉइंट बी पे, ठीक है। कैसे लेके आना है, क्या लेके आना है, वो सारी बातें बाद में करेंगे, बट हाँ अच्छा कंटिन्यू टू ट्राई कर देंगे, ठीक है। ये बात भी अभी भी उतनी ही सच है कि बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है, बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस, अरे यार ये क्या हुआ, R1 नाम का डिस्टेंस है, और O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी R1 नहीं, इसको R2 बोला हुआ है बुक में, तो बुक में भी हम लोग जो बुक की बातें वही बोलेंगे, कुछ अलग नहीं। ये R2 ले लिया और ये R1 ले लिया, यहाँ से लेके OA से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस R1, तो R1 से लेके R2 तक की लिमिट अपने को लगानी है। बट इस कहानी का जो निर्देशक है, अभी मेन कहानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो मजा नहीं आएगा, वो सब करने से पहले मैं थोड़ी सी नॉलेज वाली बातें करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज वाली बात करते हैं। यहाँ पे नॉलेज वाली बातें जिसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाद में आ जाओ इस काम पे। एक बात बताओ यार, अगर इस चार्ज को मैंने कैपिटल क्यू यहाँ पे रखा और एक डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट ए पे मान लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे समझाऊँ क्या, नहीं हो जाएगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। दो केसेस ऐसे बनेंगे, दो केसेस, ये दिक्कत है, सिर्फ दो हिस्से में समझाऊंगा मैं इस बात को। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ही सरल भाषा से, ये कैपिटल क्यू है, ये डिस्टेंस पॉइंट ए है, यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है, ये एफ नाम का फोर्स लगेगा। जो मैं पूछते जाऊँ मुझे बोलते जाना यार, जब ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को धक्का देगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट सर इधर ही होगा, आर, सही कि नहीं यार, ये सुनो, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा। तो एक बात बताओ, ये जो बहुत ही छोटा फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है कि एफ जो है वो डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, 2-3 किलोमीटर थोड़ी ना जाएगा, एक बार धक्का दिया तो 2-3 किलोमीटर जाएगा क्या यार, 2-3 किलोमीटर तो जाने वाला नहीं है, तो भाई साहब 2-3 किलोमीटर नहीं जाएगा तो धक्का दे करके भी कितना जाने वाला, डी आर, डी आर मैंने ले लिया एफ इंटू डी आर।
तो अगर इस चार्ज की वजह से इसने जो धक्का महसूस किया, उस धक्का के बारे में अगर लिखें तो एफ ई इंटू डी आर, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या बताओ, ये सुन लो, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम तो है। जब सेम है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा कि नहीं होगा? पर ये वर्क डन, ध्यान सुनना, ये वर्क डन एक सिस्टम का वर्क डन है। क्या इसको मैं कर रहा हूं क्या? ध्यान सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एफ ई इंटू डी आर जब हुआ तो क्या इसको मैंने किया? ये खुद से होगा कि भाई साहब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू नॉट को इधर लाके रख दिया, कैपिटल क्यू ने जुप करके इसको धक्का दिया और उधर भागा। तो क्या इसको मैंने किया या फिर खुद से हो रहा है? खुद से हो रहा है, सिंपल सी बात है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये सुनो। तो अगर ये खुद से हो रहा है मतलब ये सिस्टम का वर्क डन है भाई साहब, ये खुद से हो रहा है। तो और ये आगे जा करके स्टोर हो जाएगा, आगे जा करके जब वर्क डन हो जाएगा तो स्टोर हो जाएगा इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू। तो यू की वैल्यू क्या होगी बताओ? एफ इंटू डी आर। सही कि नहीं यार? आई होप इतना समझा तुम्हें। पक्का ये बात समझ में आ गई क्या? सच बोलना, इतना समझा? पक्का? पर यहाँ पे अपनी कहानी रुकती नहीं है, अपनी कहानी थोड़ी सी अलग है। देखो समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। किस मामले में, इस बात को बारीकी से ध्यान दो। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, इस बार हम लोग थोड़ी सी अलग चीजें करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चल इधर ही समझाते, नहीं तो समझेगा नहीं शायद। ठीक है, ये समझा ना? देख एक बात समझना, ये कैपिटल क्यू और यहाँ पे क्या है बता? क्यू नॉट है, ठीक है? दिखता नहीं यार यहाँ, क्यू नॉट और एफ ई इसको धक्का मार रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो ये कैपिटल क्यू इसको क्यू धक्का मारेगा तो ये इधर जाएगा। बट अब मैं थर्ड पार्टी, अब हम लोग हैं थर्ड पार्टी, वी आर द थर्ड पार्टी। हम लोग जानबूझ के जाएंगे और बोलेंगे कि इस चार्ज को उठाओ। ये भले ही नेचुरली ये यहाँ पे जाना चाहता है, ये जाना चाहता है इधर, पर इसको लेके आएंगे इधर, अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे। जाना चाहता है इधर, लेके आएंगे इधर। जाना लेके आएंगे, जाना लेके आएंगे, जाना लेके आएंगे। जाना चाहता है इधर, जो नेचुरल फोर्स है, जो सिस्टम है वर्क डन। बट हम लोग थर्ड पार्टी बन करके उसको लेके आएंगे इधर। जब इधर लेके आऊंगा तो भी तो वर्क डन होगा, पर इस बार इस चार्ज के ऊपर ध्यान सुनना, अगर डी आर इधर गया और एफ ई नेचुरल वाला एफ ई इधर जा रहा है, मैंने डी आर इधर करवा दिया, इट मीन्स ये माइनस डी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस डी आर हो जाएगा। सही कि नहीं यार? ये सुन लो, ये माइनस डी आर हो गया। जैसे ये माइनस डी आर हुआ, बात को बारीकी समझ लेना कि जैसे ये माइनस डी आर हुआ तो जो मेरा वर्क डन होगा, इस वर्क डन को क्या अब मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, वर्क डन इधर, डी आर इधर। ये सुन नो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको मैं लिख सकता हूं एफ ई इंटू माइनस डी आर। ये सुन नो, तो वर्क डन, ध्यान सुनना, वर्क डन अगेंस्ट एफ ई जो है वो एफ ई इंटू माइनस डी आर जो आ गया मेरा। अगर ध्यान से देखो तो क्या ये स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा किसमें? इट विल स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू। तो अगर ध्यान से देखो तो u इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी आर। एफ ई, अच्छा एक बात और बोलूँ क्या? चलो एक बात और बोलता हूँ, मेरे को एक बात और याद आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एफ ई के ऊपर डिपेंड करता है कि डी आर के ऊपर? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर डी आर के ऊपर डिपेंड करता है सर। एफ ई तो नेचुरल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अपने आप लगेगा, वो सिस्टम का फोर्स है। बट मैं जाकर के उंगली करता हूं क्यू नॉट को, जानबूझ के डी आर के इधर लेके आता हूं, जानबूझ के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता हूं। तो डी आर के ऊपर मैं लिख सकता हूं कि डिपेंड्स ऑन माइनस डी आर। माइनस डी आर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्शन की बात भी कर रहा हूँ मैं डायरेक्शन के साथ बातें कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैं एफ ई के अपोजिट में जा रहा हूँ। अब ये स्टोर हो जाएगा, इट विल स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू। ये चीजें वहां पे काम देंगी भाई साहब, ध्यान दो। U इज इक्वल टू, ध्यान देना,
Fe इंटू डी आर। एक बात बताओ, ये Fe इंटू डी आर जो है वो छोटा डी आर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी छोटी होगी। क्या तुम्हें ये समझा? पक्का? सर ये क्या है भाई साहब? ये सिस्टम का वर्कडन है, ये सिस्टम की बातें हैं, सिस्टम कर रहा है वो सब, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये मुझे सिस्टम का चाहिए। मुझे एक ऐसा वर्क चाहिए जो Fe के अगेंस्ट चल रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो मैंने जानबूझ के किया, मैंने बोला लेके आऊंगा यार साले को, इधर दूर तक लेके आऊंगा। ये सुन नो, समझा कि नहीं यार? आई होप तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब एक बात करता हूँ, एक बात और बताता हूँ। जैसे ये हो गया, अब हम लोग का एक सवाल और है कि ऐसा क्या करूं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्या करूं कि मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा सकूं। अगर इसको बढ़ाना हो तो मैं क्या करूंगा? ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहानी बताई, कहानी क्या है? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, डी आर को इधर लेके आया, माइनस डी आर हो गया, ये माइनस डी आर हो गया, ये एफ इधर जा रहा था, एफ के अगेंस्ट, एफ के अगेंस्ट अगर मैंने वर्कडन किया तो जाहिर सी बात है कि ये डी बन रहा है मेरा, डी यू एफ इंटू डी आर। बारीकी समझना माई ब्रदर, सुनो ध्यान से। अगर मैं इस डी आर को बढ़ाऊं, मैंने तो अभी तक बोला कि मैं डी आर को यहां से यहां तक लेके आऊं, बहुत छोटा लेके आया हूं, बहुत छोटा सा डी आर किया। पर अगर इस डी आर को अगर मैं इंक्रीज करूं, तो क्या मेरा वर्कडन बढ़ेगा? और अगर मेरा वर्कडन बढ़ेगा तो क्या मेरा स्टोरेज फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि अगर मैं ध्यान सुनना, ये बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट बना करके लिख लेना भाई साहब, काम आएगी ये चीज। कि अगर मैं डी आर माइनस डी आर को इंक्रीज करता हूं तो मेरा वर्क अगेंस्ट Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बढ़ जाएगा, और वर्क अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा तो मेरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, जो स्टोरेज फॉर्म का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ ये बात मुझे पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है? चलो समझा क्या? कुछ बताओ, आई होप समझा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए, नोट्स बना लो, ठीक है? अब मैं ये वाला पार्ट क्या करता हूँ ना, मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है? मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। अब मेरे को डेरिवेशन करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन करना है, ठीक है? चलो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। लिख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अब चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ, कहानी समझते हैं, आगे की कहानी क्या है। अगर आप बारीकी से ध्यान दोगे तो मेरे को समझ में आ गया कि सर ये सारी बातें होती हैं। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? OA जो है वो मेरा क्या है बताओ? R1 है। OB मेरा जो है वो R2 है। इसके बारे में जो वर्बल फॉर्म है वो नोट से पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में लिखने आना चाहिए। अब इसके बारे में अगर मैं बातें करूँ, सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, सबसे जो पहला पॉइंट होगा, मुझे एक बात पता लग गया सर मुझे एक बात पता लग गया कि वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या हो जाएगा बताओ? स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मुझे पता लग गया। दूसरा, मुझे एक बात और पता लगी कि वर्क अगेंस्ट Fe जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू क्या होगा? Fe इंटू माइनस डी आर। आपको ये बात समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था? मैंने भी जो पढ़ाया, अगर वो आप नोट्स बना लिया तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, तो सर आपने ये बता दिया कि जो वर्क है, नया पॉइंट, वर्क है वो Fe इंटू माइनस डी आर है। सर ये Fe की वैल्यू मुझे पता है सर। चलो एक काम करते हैं सर, मेरे को एक बात पता है सर,
ये जो होगा ये डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि डी आर छोटा है तो डी डब्ल्यू भी बहुत छोटा होगा, सिंपल सी बात है। आई होप तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मुझे इसको इधर लेके आना है, दैट इज डी आर, पर वो डी आर कैसा होगा, माइनस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अब ध्यान देना, ये जो डी डब्ल्यू है, ये डी डब्ल्यू स्टोर होगा डी यू फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी छोटी होगी एफ ई इंटू डी आर, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक बात और समझ लो आप बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेना माय डियर फ्रेंड, कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आप क्या करोगे, एफ की वैल्यू बताओगे। एफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एफ मतलब कोलम फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन, वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया है। क्या होता है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे बताओ, डी यू की जगह पे पुट कर देंगे, तो डी यू क्या हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट है, ठीक है ना। डी यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट ऑन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये डी यू हो गया। अब और बेहतरीन तरीके से इस बात को समझो। टूटा तो नहीं यार, नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी गाइज। अब इस बात को सोचो ध्यान से, बारीकी से, कि डी यू की वैल्यू अपने को ये आ गई, पर अपने को डी यू नहीं चाहिए, अपने को पूरी एनर्जी चाहिए सिस्टम की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डेल्टा, ध्यान से सुनो, अगर मैं डी यू को इंटीग्रेट करता हूं, डी यू को इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, अगर मैं डी यू को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यू मिलेगा। सिंपल सी बात है, पर बुक में लिखा है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं। वो भी वही बात हो गई। कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, R1 से लेके R2 तक। भाई साहब R1 पे रखा हुआ है, R2 पे लेके आ रहा हूँ। R1 पे रखा है ना भाई साहब, पहले से ही R1 पे रखा हुआ है, R2 पे लेके आऊंगा ना यार, यस और नो, आया कि नहीं आया। अब ध्यान दो, डू यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या सर, एक मिनट, ये माइनस कहाँ पे गया सर, माइनस लगा दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब बारीकी से इस बात को समझो। जैसे ही माइनस नहीं लगाया, वैसे ही इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, R1 से लेके यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना, R1 से लेके R2। अब एक बात समझो, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो अपने को और जगह मिलेगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, दिख रहा है, चलो दिखाई दे रहा है बराबर है स्क्रीन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, जो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट। चार्ज बदलने वाला है क्या यार, क्या ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदलने वाला है क्या, नहीं बदलने वाला। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, यहां से ध्यान दो, लिमिट R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक विथ रिस्पेक्ट टू dr। अब सुनना ध्यान से, डेल्टा यू हो गया, ये डेल्टा यू हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे ये 1/r स्क्वायर आया, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन में थोड़ा सिखा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बेसिक देख लो, इंटीग्रेशन वाला ही पार्ट है भाई साहब। फिजिक्स कहाँ तक था, फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट फिजिक्स था। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता, यहां तक फिजिक्स था, एक तरीके से फिजिक्स का ही फॉर्मूला है फिजिक्स। इसके बाद पूरा मैथ्स चल रहा है सर,
पूरा का पूरा मैक्स है, इट्स ऑल अबाउट मैक्स, तो मैक्स भी आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है बताओ। इसके लिए मैं एक लाइन बनाता हूँ, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ना यार, फॉर्मूला तो यही है, बट फॉर्मूले के लिए मैंने एक लाइन बनाया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, मैं फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, मैं लाइन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पावर में प्लस वन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो पावर में प्लस वन अपॉन में प्लस वन तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा, पावर में प्लस वन अपॉन में प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 6 क्या हो जाएगा, पावर में प्लस वन अपॉन में प्लस वन। सही कि नहीं यार। पर अगर बारीकी से ध्यान दो, ये हो गया अपना प्लस प्लस वाले पावर। अब पावर अगर ऐसा रहेगा तो फॉर एग्जांपल पावर माइनस में, भाई साहब ये लाइन हिट रखना, इस बात को याद रखना, लाइन अपनी सेम होनी चाहिए कि यार इंटीग्रेशन ऑफ अगर एक्स रेज टू -2 पूछ लिया किसी ने, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -2 पूछ लिया तो करना अब भी वही है, पावर में प्लस वन अपॉन में प्लस वन तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू -1 अपॉन में -1 तो डेट इज -1/x। क्या हो जाएगा, -1/x। अब ये -1/x ये एक्चुअल में देखोगे तो इसको एक स्टेप पहले लिखोगे तो 1/x² हो जाएगा ना भाई साहब, इसको अपॉन में लिखेगा तो 1/x² ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x। यस और नो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -3 तो क्या लिखोगे, एक्स रेज टू -2 अपॉन -2। पावर में प्लस वन, पावर में -3 प्लस वन कितना होता है, -2 होता है, तो दैट इज -1/2x टू ऐसा होता है। तो और ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ है, 1/x³ का इंटीग्रेशन ऐसे हो गया है। यस और नो। -3 प्लस वन दैट इज -2, करेक्ट। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x। तो वैसे ही 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। यहाँ पे लिख दूं, देखो एक बार इंटीग्रेशन लेते हैं इंटीग्रेशन हट जाता है, तो -1/r लिमिट क्या रहेगा, r1 से लेके r2। यहाँ पे क्या है बताओ, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू Q0 इज इक्वल टू डेल्टा U। आई होप ये सारी बातें आपको आ रही हैं। जैसे ये बात समझ में आई तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल गया अब तक, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4π। एक बात बताओ, ये माइनस साइन और यहाँ पे भी माइनस है ना भाई, यहाँ पे तो माइनस है, ये वाला ऊपर वाला, तो ये माइनस माइनस बाहर जाएगा तो प्लस बना देगा एक दूसरे को, तो माइनस हट गया। 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू Q0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट लोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। ये बात समझा कि नहीं यार, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x² 2 होता है, ठीक है। अगर लिमिट में 1 से लेके 2 तक करता हूँ तो 1 मेरा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट ये अरे 2 मेरा अपर लिमिट हो जाता है, 1 मेरा लोअर लिमिट हो जाता है। तो ये ऐसा बनता है, बोलते 1/2 को बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे x² 1 2, तो इसको पुट करेंगे कैसे, देखो ध्यान सुनना, ये एक्चुअल में वैल्यू x की होती है, ये विद रिस्पेक्ट टू x होता है। ये जब मैथ्स पढ़ोगे, जब योगेश सर पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर मैं इसको देता समझा सकता हूँ, बट ओवरऑल समझ लो कि अपने को सॉल्व कैसे करना है उतना ही। दोनों x की वैल्यू होती है, तो ये बोलता है कि x की जगह पे 2 को पुट करो पहले, तो ऐसा होता है। ये 1/2 को बाहर ले लिया मान लो, तो x की जगह पे 2 पुट किया, दैट इज अपर लिमिट। देख लो ध्यान देना, 2 को पुट किया, दैट इज 2 का होल स्क्वायर पहले से ही है, माइनस, अब x की जगह पे माइनस करो, फिर x की जगह पे 1 पुट करो, 1 का होल स्क्वायर, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिर्फ इतनी कहानी है, आया। इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो भाई मैंने किया ना भाई साहब, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने R2 को पहले पुट किया, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, R2 इस R की जगह में पहले पुट किया तो 1/R2 आ गया, माइनस 1/R1 आ गया, और क्या। आई होप समझा होगा। अब बात को बारीकी समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये अपना आ गया फॉर्मूला, यहाँ तक फॉर्मूला अपना खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो गई। अब असली कहानी स्टार्ट होती है 2 केसेस, यहाँ पे 2 केस बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहला केस जो होता है, यहाँ पे केस बनाने जाएंगे,
सबसे पहला केस क्या है समझ लो। सुनो, ये चार्ज कैपिटल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, क्यू नॉट, यहाँ पे क्या है क्यू नॉट, यहाँ पे एफ ई, और यहाँ पे डी आर है, क्या है, और ये डिस्टेंस क्या था, ये क्या है आर वन, पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ये आर ए टू, क्या मान लेते हैं ये आर वन, ओ बी जो है, ओ बी वो आर ए टू है। अब इस बात को बहुत बारीकी से समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं चार्ज को पॉइंट ए पे रखता हूं तो इसका डिस्टेंस ओ ए का क्या होता है, आर वन होता है। वो क्या बोलता है, अब केस वन क्या बोलता है, बोलता है यार एक काम कर, मान ले तेरे घर के ऊपर एक इन्फिनिटी का डब्बा रखा है, इन्फिनिटी बॉक्स, मतलब जिसमें पता नहीं कितने सारे चार्जेस हैं। तो अब बोलता है कि ये जो क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट, अब इस क्यू नॉट को इस इन्फिनिटी के डब्बे में से निकालो और पॉइंट ए पे रखो। सुन लेना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, क्यू नॉट को इस इन्फिनिटी के डब्बे से निकालो और पॉइंट ए पे रखो। जैसे ही पॉइंट ए पे रखा वैसे ही आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 1/R2 माइनस 1/R कितना है, इन्फिनिटी हो गया। ये कहानी समझा, इन्फिनिटी के डब्बे से। केस वन में आप आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो, आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी लिख देना साइड में, दैट क्यू नॉट इज टेकिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी बॉक्स एट पॉइंट ए। अगर ये लाइन लिख दोगे तो आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाती। जैसे ही आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी बनी, समझ लेना, जैसे आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी बनी तो क्या बोलता है, बोलता है यार ये जो अब आर वन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट तो जीरो बन जाएगा भाई, ये बात याद रखो। जीरो को डिवाइड करोगे किसी से भी तो जीरो आता है। दूसरा, वन को डिवाइड करोगे जीरो से तो इन्फिनिटी आता है। पता नहीं भाई जीरो का क्या टेबल है, तो इन्फिनिटी बोल दिया हुआ है। अब अगर इन्फिनिटी को उधर लोगे और इन्फिनिटी को यहाँ पे लोगे, 1/इन्फिनिटी, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या है, वो भी जीरो मान लिया जाता है। कहानी के अनुसार यही है। कोई दिक्कत है बोलो? ये तीन वैल्यू याद रखना। उस कहानी के अनुसार 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये पार्ट जीरो हुआ तो बोलता है आर टू को आर मान ले, आर टू को आर मान ले, सिर्फ इतना बोलता है। क्या बोलता है, आर टू को आर मान ले। तो भाई आर टू की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, आर टू की जगह पे फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। कोई दिक्कत है बोलो? आसान तो है ना यार। केस टू क्या बोलता है, केस टू बोलता है इस फॉर्मूले से बनता है, केस टू इस फॉर्मूले से बनेगा, केस टू विल बिकम फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आएगा। तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने को और जगह मिल जाए। मैं जूम कर दूंगा ताकि तुम लिख लेना प्रॉपर, ठीक है ना? आई थिंक समझ में तो आ रहा है, सही कि नहीं यार? ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चीजें समझ में आएंगी, नो डाउट। यहाँ पे लिखता हूँ केस टू जो होगा, हाँ पहुंच गया अपनी जगह पे। केस टू जो होगा भाई साहब, वो बोलता है इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो पहले हमने बोला कि ये जो क्यू नॉट है उसको इन्फिनिटी के डब्बे से लाओ, तो ये आर वन को इन्फिनिटी बना दिया, आर टू को आर बना दिया। तो अब जब ये आर बन चुका है, ये वाला हट चुका है। अब बोलता है कि यार एक काम बता, जो तू इन्फिनिटी से लाके ए पे रखता है आता है। ध्यान सुनना, इन्फिनिटी से ला करके ए पे रखा तो मैंने डी आर करवाया, माइनस डी आर किया, तो मेरा वर्क डन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक इंटू क्यू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। बट अब ये बोलना चाहता है कि इसको क्या करो, इसको इन्फिनिटी के डब्बे से लाओ, क्यू नॉट को डायरेक्टली बी पे रख दो। तो डायरेक्टली बी पे रखोगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे, इस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ध्यान सुनना, आर जब इन्फिनिटी, अगर आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये केस टू का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है इसको, पर आर टू के इन्फिनिटी, इसमें आर केस वन का फॉर्मूला याद रखना। बट आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करोगे, आर की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इस बात को थोड़ा फील करने वाली बात है। एक बात बताना, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा है, इस चार्ज को मैं इधर लेके आऊंगा, वर्क डन करवाऊंगा, नेगेटिव वर्क डन, ये कैपिटल क्यू मेरा, इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा,
तो लेके आया dr। ये डिस्टेंस OA डिस्टेंस क्या था, r था, ये क्या था r1, ये r1 और ये r2। पहली बार बोलता है केस 1 में कि डब्बे से, इन्फिनिटी वाले डब्बे से लेके आ और ए पे रख दे, पॉइंट ए पे रख देगा तो r1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो हमने r बना दिया था, r1 की वैल्यू इन्फिनिटी रख के r2 की वैल्यू r, r2 की जगह पे r रख दिया हमने, लिख देता हूँ r2 की जगह पे r रख दिया हमने। अब फिर क्या बोलता है, बोलता है यार जो तू इन्फिनिटी वाले डब्बे से ला करके ए पे रख रहा है, अब एक काम कर, डायरेक्टली बी पे रख देना। तो अगर बी पे रखोगे इस केस में अगर बी पे रखोगे तो सीधा सीधा आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो बटन 0 हो जाएगा ना। क्यों ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे बी पे रखा तुमने, तुम्हारा गोल क्या है, बी पे आना। तुम चार्ज को सीधा सीधा बी पे रख दोगे अगर, तो वर्कडन तो होगा नहीं ना, डीआर तो होगा ही नहीं। तो जब डीआर नहीं रहेगा तो वर्कडन 0 होगा, वर्कडन 0 होगा तो स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आया कि नहीं आया यार, ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। आई होप समझा तुम्हें, क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन था, मजेदार था, ठीक है। तो गाइस ध्यान दो, अब अपना ये हो चुका है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ये स्लाइड आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को टॉपिक आ जाता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ये देखते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखो कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी स्लैश इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज होता है तो उसका सिंबल होगा यू, इस पूरे चैप्टर में याद रखना। दूसरा, अगर पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल यूज होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वी कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी एंड यू ये ऐसा यूज होगा, मतलब डब्ल्यू के फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है और यू के फॉर्म में भी, दोनों, ठीक है ना। और पोटेंशियल में ये भी होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नए अध्याय से। नया अध्याय है अपना, दैट इज थर्ड वाला पॉइंट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू का यूनिट। अब इस बात को समझो, ये यूनिट इसकी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और वोल्ट के टर्म में होता है। मतलब ये ऐसा बोलना जाता है कि अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रखा जिसको मैंने 1 वोल्ट का चमाट मारा, 1 वोल्टेज का चमाट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट करोगे तो एक क्वांटिटी बनती जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब इंटू 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट ही होगा। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब इंटू वोल्टेज। तो अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो तो कोलम्ब इंटू वोल्टेज जो होता है, अगर ध्यान से देखने को, वोल्टेज क्या होता है, W/Q होता है, वोल्टेज तो W/Q होता है, पर इसका जो वैल्यू होती है वोल्ट इज इक्वल टू W क्या होता है मेरा, जूल। अब ऑन कोलम क्या होता है, कोलम ऐसा, जूल पर कोलम, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कोलम। तो क्या इसको पुट कर दें, तो कोलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा बताओ, कोलम इंटू वोल्ट की जगह में क्या पढ़ेंगे, जूल पर कोलम पुट करेंगे, तो जूल पर कोलम, कोलम कैंसिल हो गया तो जूल बचेगा। तो कोलम इंटू वोल्ट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। और जूल क्या हो जाता है, एक बात समझना, कोलम इंटू वोल्ट जूल क्या होता है, वर्कडन हो जाता है एक तरीके से। तो कोलम और जूल कहीं ना कहीं क्या है, वर्कडन है एक तरीके से, जूल। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, तो जूल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, सॉरी जूल, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो किसकी एनर्जी हो जाती है, ये वर्कडन है। तो एक्चुअल में इसमें वर्कडन ही पोटेंशियल की एनर्जी, मतलब पोटेंशियल का यूनिट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का। कोई दिक्कत है क्या, बोलो, आसान है कि नहीं यार, आसान तो है ना, ठीक है। जैसी ही बात आ गई वैसी ही बात समझो बारीकी से। ठीक है, जैसे ही आ गया वैसे कहानी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्या था बताओ यार, आगे की कहानी क्या है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल होने के बाद अपने को लिखना है, पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या पढ़ना है, फोर्थ वाला पढ़ना है अपने को, फोर्थ वाला क्या पढ़ेंगे बताओ, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ये हो गया अपना, ये देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ते हैं।
मतलब वी, वी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बोला तो वी रहेगा। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हेडिंग क्या है? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल तो ये रहेगा। अब इस बात को बारीकी से समझ लो मेरे मित्रों। एक बात बताओ, u इज इक्वल टू, तुम लोग को एक फॉर्मूला मिला, दैट इज u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू क्या मिल गया बताना, ध्यान सुनना। क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। एक काम करते हैं, अगर मैं बारीकी से समझो इस बात को, मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या, कैपिटल Q नॉट और Q नॉट की जगह पे मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ, Q1 इंटू Q2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना। कैपिटल Q और Q नॉट लिखा तो भी चलेगा, कोई बुराई नहीं, पर Q नॉट Q1 Q2 लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसानी हो सकती है समझाने में, और कोई नहीं। ठीक है, इस बात को समझो, ये r डिस्टेंस में है, इसलिए इसको बुक में कैसी प्रिंट है देखो, u r डिस्टेंस में है तो इसलिए u ऑफ r, ये u के बाजू में ब्रैकेट में r कैसे आया समझे ना, r डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से ना, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, u ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाई r, ब्रैकेट दिया, ध्यान सुनना, और इस साइड में लिख दिया स्मॉल, अच्छा ये सॉरी यार मैंने गड़बड़ कर दी, Q1 लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया Q2, सिंपल सी बात है, मतलब Q2 को बाहर ले लिया। दूसरे केस में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, u ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन Q2 बाई r, यहाँ पे रहेगा Q1 रहेगा, ध्यान सुनना, Q1 को अंदर लिया, Q2 बाहर, अभी Q2 अंदर Q1 बाहर, सिंपल ब्रैकेट लगा दिया बस, और कुछ नहीं लगा, इट्स अ ब्रैकेट, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ ब्रैकेट, इट्स अ गेम ऑफ ब्रैकेट। ठीक है सर, ये ब्रैकेट का गेम है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। क्या समझाना चाहते हो यहाँ से भी यार, क्या तुम्हें वर्कडन का फॉर्मूला पता है? वर्कडन क्या होता है मेरे बताओ? W/Q होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला पढ़ाया था बचपन में, तो वर्कडन क्या हो जाएगा, वर्कडन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, पोटेंशियल नहीं, इसको वोल्टेज मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, यू बोला गया है, सॉरी इसको नहीं, वर्कडन को क्या बोला गया है, यू बोला गया है, तो यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्या इसे इक्वेट कर सकते हो? ध्यान सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं, यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, इक्वेशन चल रहा है, इक्वेशन चल रहा है, u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अगर इसे इक्वेट करोगे तो इस पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान से सुनना, इस पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाती है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की वैल्यू ये हो जाती है, इस v की वैल्यू ये हो जाती है, आ रही बात समझ में? तो लिख देंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन r। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन, सिंपल, कोई दिक्कत, आसान तो है ना यार, सिंपल है, इक्वेट कर दिया। बचपन में जो बैटरी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करते थे हम लोग, हमें सिर्फ इतना पता था कि कंडक्टर के अंदर इस चार्ज पे वर्कडन करने वाला ये बैटरी लगा होता है, बट कैसे करता है, क्या एग्जैक्ट इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एकदम क्वांटम लेवल पे, एकदम चार्ज के लेवल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे अपने को मिला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बाई r, Q1 बाई r। मैं Q बाई r भी लिख सकता हूँ, मेरे को अगर मेरे को सिर्फ चार्ज, अगर मैं इसे वहां पे Q लिखा था तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, ये अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद रखो, बाकी उसमें जो रहेगा वो हम लोग रख कर लेंगे, ठीक है। बोलो कुछ डाउट है तो, कुछ डाउट तो नहीं है ना यार, ये सुनो, पक्का क्लियर है, आसान तो है ना, ठीक है। एक बात और करते हैं, एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं एक चीज और समझा पाऊं,
तो आपको तुम्हें ये पता लग गया कि सर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो सर अगर W अगर dW है तो ये Q होगा, दैट इज V होगा, तो V भी dV बन जाएगा। भाई छोटा वर्क डन तो छोटा वोल्टेज, तो अब यही वर्क डन स्टोर होता है du में, तो du बाई क्यू। अगर चेंज इन में देखना, चेंज में देखना तो इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 अपॉन क्यू। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और मैं तुम्हें शिफ्ट करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको पूरे के पूरे को लेता हूँ। हाँ, इसको इधर ही रखते हैं, मैं समझ गया, एक मिनट। ऐसे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। इसको हटाता हूँ। अब सुनना ध्यान से, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। एंड ये मेरा क्या होता है, चेंज इन वर्क डन, और वो जो स्टोर हुआ है स्टोर फॉर्म में, तो इसको मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो थोड़ी मोड़ी बातें और करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सर अपने को क्या हुआ। हमने लास्ट फॉर्मूला लिया, Q1 Q2 लिख दिया, एक चार्ज को अंदर लिया, एक को बाहर लगा दिया, एक फिर दूसरे वाले को अंदर लिया, पहले वाले को बाहर लगा दिया। मैंने देखा कि यार V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू, W स्टोर होती है U में, तो U इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर ये बातें समझ में आ गई तो मैंने इसी को यहाँ पे लिखा और इक्वेट करने की कोशिश करी, तो V की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 V की वैल्यू 1/4 Q2 अपॉन R। बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को याद रखो कि Q अपॉन R, Q अपॉन R, सिर्फ सिंपल सी बात है, इतना ही पक्का याद रहेगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल जब भी आएगा तब तक V रहेगा, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी आते ही U हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आई थिंक रिलेशन बिटवीन, आई थिंक ये हो गया ना, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हो गया। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देना। फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे E एंड V। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है दैट इज dV बाई dx और माइनस, ये रिश्ता होता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, बट कैसे समझूंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अगर ध्यान दोगे, ध्यान देना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट चार्ज है, दैट इज ये Q0 है मान लेते हैं, और ये कैपिटल Q है। ये फोर्स फील कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इधर लेके आ गए, माइनस dr हो गया। इतनी बात अपने को पता है, ठीक है। dr यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे, माइनस dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये बात अपने को पता लग गई सर, ठीक है। आगे बताइए सर, आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे मैं ये कहना चाहूंगा, मस्ती नहीं, ध्यान दो। ये dx माइनस है बराबर, तो अपने को वोल्टेज कितना लगा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जाहिर सी बात है कि ये जो चार्ज है Q0, ये एक फोर्स फील कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू Q0 होता है। पक्का याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि वर्कडन यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ। वर्कडन अगर तुम याद रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू दिस हो गया, एंड वर्कडन जो हो रहा है, वर्कडन क्या हो रहा है बताओ। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ये पार्ट याद रखते जाओ, ये वाला बॉक्स बना लेते हैं।
वक्डन जो हो रहा है वक्डन वो क्या होता है एफ ई इंटू डी आर, पर डी आर नहीं लेंगे डी एक्स लेंगे, क्या लेंगे डी एक्स, क्या लेंगे डी एक्स लेंगे, पर माइनस डी एक्स लेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। पर ये वक्डन जो होता है वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, सही कि नहीं यार, पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक काम करो ऐसे लिख दूँ या डायरेक्टली, डायरेक्टली लिख दूँ, ये डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू डी यू में बनेगा, डी डब्ल्यू डी यू एक ही तो हो गया ना यार, एफ ई इंटू माइनस डी एक्स। एफ ई की वैल्यू मुझे पता है, ई इंटू क्यू ये मुझे पता है, पर डी यू की वैल्यू क्या होती है, सिंस पता है सर डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है सर, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू, डी डब्ल्यू है तो डी वी होगा, डी वी इंटू क्यू। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी बात है एफ ई की वैल्यू लिखी, डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ ई इंटू डी एक्स ना, वक्डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भाई साहब एफ ई इंटू डी एक्स, ठीक है। वक्डन मेरा, वक्डन का फॉर्मूला लगाया, सिंपल सी बात है माइनस डी एक्स, डी यू मेरा, डी यू स्टोर में हो गया, स्टोर हो गया। अब डी यू की अलग से वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा डी यू हो जाता है, डी यू इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू। अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो क्या बन जाएगा बताओ, ध्यान दो क्या बन जाएगा बताओ, dv इंटू क्यू इज इक्वल टू dv, हाँ एफ ई इंटू माइनस डी एक्स। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देखो कैसे लिखूंगा, एफ ई की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं बताओ, एक काम करो एफ ई की जगह में मत पुट करो, बिना पुट करे भी काम बन जा रहा है मेरा। देखो ध्यान से, मैं dv और dx को इधर लेके आ जाऊंगा, dv और माइनस dx को इधर लेके आ गया, और एफ ई अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट, वहां पे क्यू नॉट का बात चल रही है, चार्ज क्यू नॉट लिया इसलिए क्यू नॉट लिख दिया। ये फॉर्मूला किसका है भाई साहब बताओ, ये फॉर्मूला है इसका, ये 11th वाले में भी किया था हमने, 11 के फिजिक्स में भी हमने करवाया था, 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही चीज़ यहाँ पे इस वाले डायग्राम के हिसाब से बताने की कोशिश करी, बस और कुछ नहीं। तो एफ ई मेरा कितना हो जाएगा बताओ, एफ ई मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझ लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा था बस और कुछ नहीं, सिर्फ ये लिया था, क्या लिया डी एक्स करवाया, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ ई कितना इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू क्यू नॉट होता है, ए इज इक्वल टू एफ ई अपॉन क्यू नॉट। ये 11 का फॉर्मूला है भाई साहब, ये 11 का फॉर्मूला है, उसके बेस पे किया। फिर W इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू डी वी इंटू क्यू डी यू, डी वी इंटू क्यू हो जाएगा डी यू, बस वही कहानी थी, आसान तो था ना यार, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इसको याद रखो। तो ये अब वीडियो गाइस बन चुकी है, कुछ 1 घंटे के आसपास बन चुकी है, यस और नो, 1 घंटे के आसपास वीडियो बन चुकी है, और अब हम लोग इस वीडियो को बहुत जल्द स्टॉप कर देंगे, 1-2 मिनट में। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया मैं बताता हूँ आपको। मैंने ये करवा दिया, स्टार्टिंग के मैंने 5 टॉपिक करवा दिए, मुझे लगा था कि 6 टॉपिक, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, बट हम लोग 1-1 घंटे के बना रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से ये जो टॉपिक नंबर 6 है इसको हम लोग लेके आ जाएंगे कहाँ पे, अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में, बहुत जल्द, बहुत मजेदार तरीके से। आई होप आपको मजा आया होगा, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।